નમસ્કાર, સાંજના 5 વાગ્યા છે। 5 વાગ્યાના સમાચારો સાથે હું છું નિધિ। સૌથી મોટા સમાચાર ગુજરાતના રાજકારણમાંથી સામે આવી રહ્યા છે। ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણી, તમામ પક્ષો એક બાદ એક બેઠકોનો દોર ચલાવી રહ્યા છે, ત્યારે કોંગ્રેસના ઉમેદવારોના નામ માટે દિલ્હીમાં મંથનની શરૂઆત થઈ ગઈ છે। જી હા, દિલ્હીમાં કોંગ્રેસની ચૂંટણી કમિટીની બેઠક ચાલી રહી છે। દિલ્હીમાં સીઈસીની બેઠક જેની શરૂઆત થઈ ચૂકી છે। સોનિયા ગાંધી અને મલ્લિકાર્જુન ખડગેની અધ્યક્ષતામાં બેઠકની શરૂઆત। દિલ્હીમાં ખડગેની અધ્યક્ષતામાં સીઈસીની આ બેઠકમાં સોનિયા ગાંધી પણ ઉપસ્થિત છે। સીઈસીની બેઠકમાં કોંગ્રેસના ઉમેદવારોના નામ પર મંથન ચાલી રહ્યું છે, એટલે કે આ બેઠકમાં ઉમેદવારોના નામ નક્કી કરવામાં આવશે, મહોર મારવામાં આવશે અને તે નામ પછી જાહેર કરવામાં આવશે। આ બેઠકમાં પ્રદેશ કોંગ્રેસ પ્રમુખ જગદીશ ઠાકોર પણ હાજર છે। ગુજરાત વિધાનસભાના વિપક્ષના નેતા સુખરામ રાઠવા પણ હાજર છે। સ્ક્રીનિંગ સમિતિએ નક્કી કરેલા પેનલમાંથી ઉમેદવારો પસંદ કરવામાં આવશે, એટલે કે હાઈકમાન્ડ સુધી સ્ક્રીનિંગ કમિટીએ જે પણ નામો નક્કી કર્યા છે તે પહોંચી ગયા છે અને હવે આ નામોમાંથી પસંદગી થશે। અંતિમ મહોર અહીં હાઈકમાન્ડ લગાવશે અને તે બાદ કોંગ્રેસ ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણીમાં પોતાના ઉમેદવારોની જાહેરાત કરશે। તો દિલ્હીમાં આ મેરેથોન બેઠકની શરૂઆત થઈ ચૂકી છે। આ બેઠકમાં શું કંઈ થઈ શકે છે, નામો ક્યારે સામે આવી શકે છે, શું કંઈ ચર્ચા આ બેઠકમાં, વધુ માહિતી આપવા માટે દિલ્હીથી અમારા સંવાદદાતા જોડાઈ ગયા છે रवि त्रिपाठी। रवि, सीधा अपने पास से जानना चाहेंगे, कांग्रेस की सीईसी की बैठक, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे भी इस बैठक में अभी हाजिर है। क्या चर्चा ये बैठक में हो रही है और हम गुजरात इलेक्शन को लेकर अगर देखें तो क्या लग रहा है, क्या कुछ चर्चा इस बैठक के बाद क्या कुछ सामने आ सकता है? देखिए, सबसे पहले मैं सुधार करना चाहूंगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे इस बैठक में शामिल नहीं है, इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार उनकी अध्यक्षता में सीईसी की बैठक हो रही है। और एक तस्वीर दिखाना चाहूंगा, ये तस्वीर है कांग्रेस दफ्तर है आईसीसी का कांग्रेस, और इसी दफ्तर में जहां वोटिंग का प्रोसेस हुआ था, उसी हॉल में जहां पे कांग्रेस अध्यक्ष के लिए वोटिंग का प्रोसेस हुआ था, उसी हॉल में ये मीटिंग चल रही है। सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे साथ बैठे हुए हैं, जो आपने तस्वीर देखा होगा। और तमाम, चाहे वो अंबिका सोनी हो, चाहे आपके गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष हों, चाहे गुजरात के प्रभारी हों, तमाम लोग इस मीटिंग में मौजूद हैं। और चूंकि 3 दिन की मैराथन बैठक पहले हो चुकी है, स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो चुकी है, तमाम जो शॉर्ट लिस्टिंग हुआ नाम का वो हो चुका है। लगभग 3 नाम, जो कहा जाता है कि नॉर्मली 3 नाम स्क्रीनिंग के बाद निकल के आ जाते हैं और 3 नाम पे ही यहाँ चर्चा होती है। खास तौर पे जो सिटिंग कैंडिडेट होते हैं, जो सिटिंग एमएलए हैं, लगभग 60 से 62 जो सिटिंग एमएलए हैं, उनमें बहुत ज़्यादा विवाद नहीं होता है। उसमें कुछ लोगों को लेकर जो कंट्रोवर्सी होता है, लगता है कि ये कहीं बीजेपी में जा सकते हैं, चाहे इनके हारने की संभावना, जो फीडबैक लिया जाता है पार्टी से, तो उसमें थोड़ा बहुत बदलाव होता है। अदरवाइज सिटिंग कैंडिडेट को रिपीट किया जाता है। तो ये मान के चलिए कि 50 के आसपास जो सिटिंग कैंडिडेट्स होंगे वो रिपीट होंगे। और उसके अलावा जो नाम होंगे, चूँकि आपको ये लिस्ट देखना होगा कि बीजेपी के लिस्ट के कौन से नाम हैं, आम आदमी पार्टी के लिस्ट में कौन से नाम हैं, और कास्ट कम्बिनेशन देखना होता है, इलाके का कॉम्बिनेशन देखना होता है। इसके आधार पर सीटों के नाम डिक्लेयर किए जाते हैं। तो आज लगभग ये मान के चलिए कि ज़्यादातर सीटों पर चर्चा हो जाएगी, 125 से 150 सीटों पर चर्चा होगी। और हो सकता है इसके बाद कोई और भी एक सीईसी की बैठक हो और उसके बाद नाम फाइनल कर लिया जाए। तो सोनिया गांधी बैठी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे बैठे हैं, और सारे नामों पर एक तरह से कहा जाए मुहर लग जाएगी। लेकिन मुहर लगने के बाद अभी मुझे जो लगता है कि 30 तारीख के बाद ये इंतजार किया जाएगा कि कब चुनाव की तारीख डिक्लेयर होती है। अब 30 के आसपास ये माना जा रहा है कि चुनाव की तारीख डिक्लेयर होगी गुजरात में, और डिक्लेयर होने के साथ ही फर्स्ट लिस्ट जारी हो सकती है। तो ये नाम फाइनल कर लिया जाएगा। पार्टी एक्टिव मोड में है, चूंकि आज ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपना कामकाज संभाला है और आज ही पहली बार अध्यक्षता कर रहे हैं किसी बैठक की। तो ये मान के चलिए कि पार्टी जो स्पीड में है, उस स्पीड से आपको रिजल्ट भी देखने को मिलेगा और नाम जो है जल्दी आएंगे। मैंने जैसा कहा कि जो सिटिंग कैंडिडेट है, जो एमएलए हैं खासतौर पर, अभी उनमें बहुत ज़्यादा विवाद नहीं होता है। कुछ लोगों को लेकर लगता है कि वो चाहे एज फैक्टर होता है, चाहे एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होता है, जिस वजह से उनकी हार का संभावना रहता है, तो उनको साइड लाइन किया जाता है। लेकिन ज़्यादातर लोग रिपीट किए जाते हैं, क्योंकि विपक्ष में आप हैं, बहुत ज़्यादा बदलाव आप कर नहीं पाते हैं। तो 50 के आसपास लोग रिपीट होंगे, जो 62 के आसपास अभी एमएलए हैं। और बाकी जो कैंडिडेट हैं, वो उसका फैसला तभी होता है जब पार्टी दूसरे पार्टी के कैंडिडेट्स का भी नाम देखती है कि बीजेपी का नाम क्या है। बीजेपी का मान लीजिए कहीं से पटेल है तो उसके सामने पटेल आपको देना है, जहाँ दूसरे ठाकुर है वहाँ ठाकुर देना है, जहाँ आदिवासी जो ट्राइबल इलाका है उस
इलाके में किस तरह से आपको साधना है। तो तमाम चीज़ों को साधने के बाद नाम रहते हैं, 2 से 3 नाम ऑप्शन में रहते हैं, और जो बेस्ट नाम होता है, जो पार्टी को जिता सकता है, विनेबिलिटी जो फैक्टर होता है, उसको कहीं ना कहीं उम्मीदवार बनाया जाता है। बिल्कुल सर, अभी एक तरह से देखने जाएं तो आपने बिल्कुल सही बोला है। हमने देखा है कि कांग्रेस किस तरह से सब समीकरण सेट करके अब सारे के सारे उम्मीदवारों के नाम एक बाद एक लिस्ट पे लाती है। मगर गुजरात में अभी देखें, आम आदमी पार्टी एक बाद एक काफी सारे 50 से ज्यादा उम्मीदवार उन्होंने डिक्लेयर कर दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से कुछ स्ट्रैटेजी से आगे बढ़ रही है। ऐसे में कांग्रेस को अभी ज्यादा जल्दी करनी चाहिए ऐसा लग रहा है। क्या लगता है अभी जो ये बैठक हो रही है इसके बाद कितने दिन में पहली लिस्ट है वो सामने आ सकती है? क्योंकि दिवाली के बाद वो लोग लिस्ट बाहर निकालेंगे ऐसा तो बोल दिया है, मगर क्या लगता है कि इतनी जल्दी अभी कांग्रेस के अंदर दिख रही है? जल्दी देखिए, क्योंकि आप तो गुजरात में हैं और गुजरात के बारे में बताना चाहूँगा कि आज से नया वर्ष शुरू हो रहा है। तो नए साल शुरू होने की स्थिति में सब लोग नए साल की छुट्टी के मूड में होते हैं, और नए साल की छुट्टी के मूड में लगभग 5 से 6 दिन नए साल की छुट्टी में चला जाएगा और लोग उस मूड में कहीं ना कहीं होते हैं। तो ये बात यहाँ के आला कमान को ही पता होगा और उनको फीडबैक भी मिलेगा कि वहाँ आज की डेट में कोई जल्दबाजी में लोग नहीं होंगे। 4-5 दिन तो छुट्टी का ही माहौल है। तो मान के चलिए कि 30 तारीख के आसपास के बाद ही जो पहली लिस्ट होगी वो जारी होगी। लेकिन मैं जो आंकड़े देख रहा था और जो ओपिनियन पोल कह रहे हैं, देखिए कुछ जो ओपिनियन पोल आए हैं उसमें ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस सबसे खराब परफॉर्मेंस के दौर में जा रही है। तो 90 के दशक में 1990 का जो चुनाव का आंकड़ा मैं देख रहा था, कांग्रेस 33 सीट पर सिमट गई थी। उससे ठीक पहले 149 सीट्स लेकर आई थी 1985 में कांग्रेस, और वही कांग्रेस 33 सीट पर सिमटी। उसके बाद 1995 में 45 पर जाती है और धीरे धीरे बढ़ती है। और अभी तक का जो रिकॉर्ड रहा है गुजरात का देखा जाए तो जिसमें कांग्रेस जो बीजेपी का नुकसान होता है वो कांग्रेस का फायदा होता है। जैसे मान लीजिए पिछली बार 115 से 99 पर बीजेपी आई तो कांग्रेस 61 से 77 पे चली गई। तो लेकिन बीच में आम आदमी पार्टी की जो एंट्री हुई और जिस तरीके से एंट्री हुई आम आदमी पार्टी के, तो अब ऐसी स्थिति में कांग्रेस को नई स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। उम्मीदवारों के नाम के चयन में भी इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि किस तरह से इस तीसरे जो ट्रायंगुलर फाइट है उसमें कैसे आप रास्ता बना पाएंगे। ट्रायंगुलर फाइट में जो बीजेपी का नुकसान होगा उसका फायदा आम आदमी पार्टी को भी मिलेगा और कांग्रेस को भी मिलेगा। तो वैसी स्थिति में कांग्रेस को थोड़ी स्ट्रेटजी बदलनी पड़ेगी कि क्योंकि दो पार्टी नहीं है। अगर जो बीजेपी से नाराज होगा खिल कांग्रेस में नहीं जाएगा, वो आम आदमी पार्टी को भी जा सकता है। तो वैसी स्थिति में स्ट्रेटजी भी बनाई जाएगी, कैंडिडेट के नाम में भी इसका बात ध्यान रखा जाएगा। और कांग्रेस जल्दबाजी कर कोई फायदा नहीं है। कांग्रेस बहुत लेट है वैसे देखा जाए तो। कैंपेन में भी कहा जा रहा है, आरोप लग रहा है कि कांग्रेस का कैंपेन बहुत धीमा चल रहा है, गुजरात में कांग्रेस दिखाई नहीं दे रही है, इस तरह के आरोप लग रहे हैं। तो कांग्रेस कोशिश तो करेगी जल्दबाजी करने की, लेकिन बहुत जल्दबाजी करने से कई बार नुकसान भी होता है। तो आराम से समझ बूझ कर, क्योंकि कांग्रेस का एक वोट बैंक है, एक बेस है गुजरात में। कांग्रेस न चाहते हुए भी जो ट्राइबल इलाके उसमें उसको अच्छा वोट मिलता है, जो रूरल इलाका उसमें कांग्रेस को अच्छा वोट बैंक है। तो उन वोट बैंक को कैसे साधना है, कैंपेन का तरीका क्या होगा, कौन कौन लोग कैंपेन करेंगे। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा से समय निकाल के जो ब्रेक का समय होगा उसमें 3 से 4 रैली कर सकते हैं, और किन नेताओं को झोंकने से फायदा होगा, वहां भेजने से फायदा होगा, ये सारी स्ट्रेटजी बनेगी आगे। आपने बिल्कुल सही बोला, ट्राई तो कर रही है गुजरात में कांग्रेस भी, मगर तो भी देखने जाएं काफी लेट है। जैसे आपने भी बोला, एक स्ट्रैटेजी जो होनी चाहिए वो नहीं है। इस बारी चुनौतियां पड़कार बहुत सारे कांग्रेस के सामने भी है। आम आदमी पार्टी जिस तरह से गुजरात में अपना पैर मजबूत कर रही है, जिस तरह से लोगों के बीच पहुंच रही है, इसके बीच अभी क्या लगता है कांग्रेस कैसे इस चुनौती को पड़कार फेंकेगी, कैसे लड़ेगी इसके सामने, क्या लगता है आपको? देखिए, कांग्रेस के पास मैंने जैसा कहा कि एक वोट बैंक है, और कांग्रेस बहुत लंबे समय से गुजरात में रही है, गुजरात में सत्ता में भी लंबे समय से रही है, और सत्ता से बाहर भी रहते हुए कांग्रेस का एक वोट बैंक है। मतलब 32%, 34%, पिछली बार 41% वोट लेकर आई कांग्रेस, लेकिन 30% से अबव वोटर उसके पास रहा है। मैंने कहा कि ट्राइबल इलाके में उसको वोट बैंक ठीक ठाक मिलता है। इसके अलावा रूरल इलाके में कांग्रेस का वोट बैंक ठीक ठाक है, शहरी इलाके में कांग्रेस नहीं है। तो कहीं नहीं कांग्रेस स्ट्रेटजी बनाएगी कि जो उसका कोर वोटर है, जो ट्राइबल इलाका है चाहे जो रूरल इलाका है, उसमें अपनी पैठ को बनाए रखा जाए, उसमें उसी में ज़्यादा कैंपेन को फोकस किया जाए। क्योंकि शहरी इलाके में कैंपेन करने का चाहे कोशिश करने का फायदा पिछली बार नहीं हुआ। सूरत में इतना बड़ा आंदोलन चला सर पटेलों का, सब कुछ सूरत से ही शुरुआत हुआ, लेकिन सूरत में एक सीट का बदलाव नहीं हुआ। 15 की 15 सीटें सूरत की बीजेपी के खाते में गई। एक जो ग्रामीण इलाका सूरत का है वो सीट ही पिछले बार भी हारी थी बीजेपी, और उस बार भी हारी। तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा था। और 2017 में एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज था, उस समय अहमद पटेल कांग्रेस पार्टी की जो सबसे सीनियर नेता, सोनिया गांधी जी के राजनीतिक सलाहकार
प्रकार वो जिंदा थे और साथ साथ उनका जो राज्यसभा का चुनाव था वो काफी अहम रहता था कि राज्यसभा चुनाव में जिस तरह से अहमद पटेल ने जीत हासिल की थी, जिस तरह से अमित शाह एक तरफ बैठे रहे और लगातार ऐसा लग रहा था कि चुनाव उनको हराने के लिए सारी कोशिश की गई, बावजूद इसके वो जीत कर आए और वहीं से एक मोमेंटम बना। क्योंकि आप बीजेपी को हरा सकते हैं, एक मैसेज गया राज्यसभा के चुनाव में। 16 घंटे तक लाइव रिपोर्टिंग हम लोगों ने की थी गुजरात विधानसभा से, मुझे आज भी याद है। तो उसका एक मैसेज गया था, उस तरह का मैसेज इस बार बीजेपी कांग्रेस दे नहीं पाई है। तो कांग्रेस को के लिए बेहतर ये होगा कि जो उसका कोर वोटर है, चाहे वो ट्राइबल वोटर हो चाहे रूरल वोटर हो, उसको फोकस करे। शहरों में बहुत ज़्यादा मेहनत शायद कांग्रेस नहीं करेगी, क्योंकि उसको पता है कि शहर से उसको ज़्यादा आउटपुट नहीं निकलने वाला है। तो मेहनत वहीं कीजिए जहाँ से बेस्ट आप रिजल्ट ला सकें। कम मेहनत में ज़्यादा नतीजे निकले, बहुत ज़्यादा मेहनत करके कम नतीजे निकले, उससे कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल रवि, आप बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। एक क्वेश्चन और हो रहा है अहमद पटेल के बारे में, मुझे पूछना है। जैसे अमित शाह को भाजपा के चाणक्य बोलते हैं, राजनीति के चाणक्य, वैसे ही अहमद पटेल कांग्रेस के लिए चाणक्य थे। अभी अहमद पटेल इस बारी विधानसभा इलेक्शन में नहीं है, क्या लगता है उनकी कमी खलेगी? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अहमद पटेल की कमी लगातार खलेगी। मैं कहा ना कि पिछली बार जो विधानसभा चुनाव था उससे पहले अहमद पटेल का जो राज्यसभा चुनाव था वो कहीं ना कहीं एक नजीर बन के साबित हुआ था। उस चुनाव में मैंने कहा कि 16 घंटे लाइव किया था हम लोगों ने, सुबह 6 बजे से लेकर रात में 1:30 बजे रिजल्ट आए थे और 3 बजे अहमद पटेल का इंटरव्यू किया था मैंने जाकर उनके पार्टी दफ्तर में। और पूरे गुजरात में मुझे याद है कि अहमदाबाद के हर चौक चौराहे पे दिए जलाए जा रहे कांग्रेस की तरफ से। यानी कांग्रेस में एक उम्मीद की किरण जागी थी कि हम किसी चुनाव में बीजेपी को हरा सकते हैं, क्योंकि बीजेपी ने सारे हथकंडे अपनाए थे। याद कीजिए कि सारे जितने विधायक थे उनको ले जाकर कर्नाटक रखा गया था। अहमद पटेल के टीम को ले जाकर शक्ति सिंह गोहिल जो सीनियर नेता है वो बस के जरिए ले गए थे। बस पॉलिटिक्स की शुरुआत उस समय एकदम कहा जाए चरम पे थी। तो उस चुनाव में आखिर करते करते सारे कोशिश, सारे चुनाव आयोग तक सारा मामला गया, रात में 1:30 बजे नतीजे आए। तो कांग्रेस की जो वो जीत थी वो काफी मायने रखती थी। कांग्रेस को पता था कि गुजरात में हमारे पास एक बड़ा नेता है जो कहीं ना कहीं कांग्रेस का चाणक्य माना जाता है। आज वो चाणक्य नहीं है और उनकी कमी भी थी, उनकी वजह से नुकसान भी होता था, क्योंकि बार बार बीजेपी अटैक करती थी अहमद मियां कह के। उनको माइनॉरिटी बताकर जो मेजॉरिटी थी, जो हिंदू का वोट लिया जाता था, तो बीजेपी के पास भी एक दिक्कत है। अब अहमद मियां अटैक करने के लिए उनके पास नहीं है, क्योंकि अहमद मियां अटैक करके जो आप वोट पोलराइज करते थे वो चीज़ आपको नहीं मिलेगा। लेकिन बीजेपी के साथ प्लस पॉइंट ये है कि इस बार ट्रायंगुलर फाइट है, और जब जब ट्रायंगुलर फाइट होती है देश की राजनीति में, जहां बीजेपी की लड़ाई है वहां बीजेपी को और नॉर्मली फायदा होता है। जहां 1 to 1 लड़ाई होती है, चाहे मध्य प्रदेश की लड़ाई देखिए, शिवराज सिंह चौहान जीतते जीतते हार गए थे। जहां आप राजस्थान में देखिए 1 to 1 फाइट होती है, वहां बीजेपी को नुकसान होता है। पिछली बार गुजरात में 1 to 1 फाइट था, वहां बीजेपी की हालत खराब हो गई थी। तो 1 to 1 फाइट में बीजेपी को दिक्कत होती है। जहां जहां ट्रायंगुलर फाइट होता है वहां बीजेपी फंसती है और उसकी मुश्किलें ज्यादा बढ़ती है। लेकिन इस बार स्थिति है कि चूंकि विपक्ष का वोट बटेगा, आम आदमी पार्टी सीट जीतने की स्थिति में ज्यादा नहीं होगी, लेकिन वोट काटेगी। और वोट अगर ज्यादा काटती है तो वैसी स्थिति में बीजेपी को फायदा होने के आसार है। और बीजेपी ये उम्मीद लगा के बैठी है कि बीजेपी हो सकता है इस बार अपना बेस्ट परफॉर्मेंस करे। 127 से आंकड़ा बढ़ नहीं पाया बीजेपी का, लगातार घटता गया है। जो बेस्ट परफॉर्मेंस रहा है मोदी के 2002 में 127 का, उससे बीजेपी घटती गई है 127, 117, 115 और 99। तो वैसी स्थिति में बीजेपी को ये उम्मीद है कि इस बार उनका बेस्ट परफॉर्मेंस 127 को क्रॉस कर सकते हैं। ओपिनियन पोल भी ये कह रहे हैं। कांग्रेस अपना सबसे वर्स्ट परफॉर्मेंस करेगी, यानी 90s में जहां 33 सीट आया था कांग्रेस 1990 में, 1995 में 45 सीट आया था, तो कांग्रेस उस तरफ जाती हुई दिख रही है। और आम आदमी पार्टी इस बीच में उभरती हुई एक पार्टी है जो कितना सीट लाएगी तो पता नहीं, लेकिन वोट शेयर जरूर पाएगी, ये कहा जा रहा है अभी तक। બિલકુલ છે રવિ, પૂરી જાણકારી કે લીએ ધન્યવાદ। તો આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે કઈ રીતે આમ આદમી પાર્ટીના કારણે આ વખતે ત્રિપાંખીય જંગ ગુજરાતમાં ખેલાઈ રહ્યો છે। કોંગ્રેસ પોતાના ઉમેદવારોના નામ ક્યારે જાહેર કરે છે, મૂર્તિયાઓના નામ ક્યારે નક્કી થાય છે, તેના પર સૌ કોઈની નજર છે। જો કે આ સીઈસીની બેઠક અને દિવાળી બાદનો તેમનો વાયદો છે કે દિવાળી બાદ કોંગ્રેસ પોતાની પ્રથમ લિસ્ટ છે, પ્રથમ યાદી છે તે જાહેર કરી શકે છે। આશા રાખીએ કે દિવાળી બાદ તુરંત જ થોડા સમયમાં કોંગ્રેસના જે મૂર્તિયાઓ છે તે લોકોની, જનતાની સામે આવી જાય અને જનતાની વચ્ચે જવાનો પ્રયત્ન કરે અને જનતાને વોટની અપીલ પણ કરે। અત્યારે એક બ્રેક માટે રોકાઈશું, આપ જોતા રહો ઝી 24 કલાક।